गुजरात फसादात मामले में एसआईटी के हलफनामे की बुनियाद पर बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। बीजेपी तर्जुमान संबित पात्रा ने कहा कि कांग्रेस आला क़यादत ने उस वक्त की गुजरात हुकूमत की छवि खराब करने की कोशिश की थी। उन्होंने मजीद कहा कि इस काम के लिए पैसे दिए गए थे। आज सुबह से मीडिया रिपोर्ट के माध्यम से देश देख रही है कि ये जो एसआईटी है, एसआईटी ने अपने एफिडेविट को कोर्ट में सबमिट किया है। एफिडेविट ने अपने जांच को कंक्लूड करके ये जो रिपोर्ट रखा है, बहुत सारे सत्य को ये सामने लाती है। बहुत स्पष्ट रूप से ये एफिडेविट कहती है कि तीस्ता सितलवाड़ और उनके साथी, उनके सहयोगी जो काम कर रहे थे, वो मानवता के लिए काम नहीं कर रहे थे। वो एक पॉलिटिकल डिजाइन के साथ, एक पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव के साथ, एक राजनैतिक मंसूबे के साथ काम कर रहे थे। और उनका मंसूबा क्या था? दे हैड टू ऑब्जेक्टिव्स। ये दो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? उस समय जो राज्य की सरकार थी गुजरात में, किस प्रकार से उसे बर्खास्त किया जाए और उसे अस्थिर बनाया जाए, यह प्रथम राजनैतिक मनसा, यह प्रथम पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव तीस्ता सितलवाड़ और उनके मित्रों का था, उनके साथियों का था। और जो दूसरा मनसा था, द सेकेंड पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव वॉज टू फ्रेम इनोसेंट पीपल इन गुजरात राइट 2002, जिसमें आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नाम भी शामिल है। किस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी के नाम को शामिल किया जाए, किस प्रकार से उन्हें अपमानित किया जाए, उनको किस प्रकार से पदच्युत किया जाए, किस प्रकार से उन्हें परेशान किया जाए, ताकि भविष्य का एक लीडर जो भारतीय जनता पार्टी को आगे लेने की क्षमता जिसमें है, उसे रोका जा सके। इस मनसा के साथ तीस्ता और उनके साथी काम कर रहे थे। ये जो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव था, इसका खुलासा एफिडेविट में हुआ है कि षड्यंत्र तो हुआ, षड्यंत्र के रचयिता कौन थे? Who were the ones who were driving these conspiracies? अहमद पटेल। अहमद पटेल तो मात्र एक नाम है। He is just a name. The driving force behind Ahmed Patel was his boss, सोनिया गांधी। अहमद पटेल तो मात्र एक नाम है, काम तो सोनिया जी का था। नाम अहमद पटेल, काम सोनिया जी। इसलिए अपने मुख्य राजनैतिक सचेतक, अपने मुख्य पॉलिटिकल एडवाइजर अहमद पटेल के माध्यम से सोनिया जी ने गुजरात के छवि को धूमिल करने की चेष्टा की। अहमद पटेल जी के माध्यम से सोनिया जी ने नरेंद्र मोदी जी को घेरने की चेष्टा की, उन्हें अपमानित और उन्हें किस प्रकार से निष्कासित किया जाए, इसकी चेष्टा की। और यह पूरे षड्यंत्र की रचयिता सोनिया गांधी है। जब भी गुजरात का चुनाव आता है, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी और उनका जो इकोसिस्टम है, वो नए नए थ्योरीज सामने लाता है। पिछले गुजरात चुनाव का मैं आपको उदाहरण दूं, आपको तो याद होगा। अचानक एक दिन नरेंद्र मोदी जी का जो एक इकोसिस्टम है, अचानक बोलता है कि साहब एक डिनर हुआ जंगपुरा में कहीं, जिसमें इस देश के पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल दीपक कपूर, जिसमें इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और अनेक प्रबुद्ध वर्ग के नागरिक शामिल हुए। और वो षड्यंत्रकारी एक डिनर था, उसमें षड्यंत्र रचा जा रहा था कैसे मोदी जी को हराना है। पाकिस्तान भी उसमें शामिल था। इस निम्न स्तर की थ्योरी के खिलाफ जब हमने आवाज उठाई, नरेंद्र मोदी को माफी मांगनी पड़ी डॉक्टर मनमोहन सिंह से गुजरात चुनाव के बाद संसद में। यह आपको तो याद ही होगा। बहुत कम होता है ऐसा कि नरेंद्र मोदी जी माफी मांगते हैं। गलतियां 1000 करते हैं, माफी एक बार मांगते हैं। फिर से गुजरात चुनाव आ रहा है, फिर से वही थ्योरी शुरू हो गई। हर बार गुजरात चुनाव जब आता है तो कभी अंसारी जी का नाम लेकर शुरू हो जाएंगे, कभी स्वर्गीय अहमद पटेल जी का नाम लेकर शुरू हो जाएंगे। और मैं याद दिला दूं आपको, जिस एसआईटी ने श्री नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दी थी, उसके अध्यक्ष श्री राघवन को पुरस्कृत किया गया। जवाब दें, क्यों पुरस्कृत करने की आवश्यकता? वो तो अपना काम कर रहे थे। उनको रिटायरमेंट के इतने सालों के बाद
राजदूत बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो नरेंद्र मोदी जी को अब समझ लेना चाहिए कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। हर बार चुनाव आता है तो आप कभी किसी मुस्लिम नेता का नाम जरूर लाएंगे। आपको 8 साल में आपने कोई अच्छा काम नहीं किया जो दिखाकर आप जीत सके अगला चुनाव। हर बार आपको पाकिस्तान की शरण में जाना होता है, हर बार आपको हिंदू मुसलमान करना होता है। डंगरपुर केस और अब्दुल्ला आजम के 2 बर्थ सर्टिफिकेट के मामले में आजम खान MP MLA कोर्ट में हाजिर हुए। इस मौके पर आजम खान ने लखनऊ के मॉल में नमाज पढ़ने के मामले में कहा कि हर इबादतगाह में पाबंदी नहीं लगी, इसमें कोई नई बात नहीं है। उन्होंने तंज करते हुए कहा कि कोई ऐसी बात बताई जाए जो नई हो। हर इबादतगाह में पाबंदी नहीं लगी, क्या इसमें कौन सी नई बात हो गई? कोई नई बात बताओ। सब वो है जिसको एक्सपेक्ट किया जाना चाहिए। आज क्या फैसला कोर्ट में सब क्या फैसला? तारीख थी उसी बात है। तारीख थी, दस्तखत किए थे, इकबाल जुर्म नहीं किया है, क्योंकि जुर्म किया ही नहीं है तो इकबाल क्या करे। और आइए इस वक्त सीधे आपको लिए चलते हैं दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ₹1,00,000 का भी अगर उसका ऑपरेशन का खर्चा आएगा, उसकी सारी दवाइयां, उसके सारे टेस्ट, उसके सारे डायग्नोस्टिक्स, सब कुछ उसका मुफ्त होता है। सारे मोहल्ला क्लिनिक्स के अंदर उनका इलाज मुफ्त होता है। क्या मैं ये फ्री की रेवड़ियां बांट रहा हूं? आज दिल्ली के अंदर अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए, हमने एक फरिश्ते स्कीम बनाई है, अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो उसको हमने कहा है कि उसको नियरेस्ट अस्पताल में ले जाइए। आसपास जो भी अस्पताल हो, चाहे कितना भी महंगा अस्पताल क्यों ना, उसे उठा के ये नहीं सोचना कि मैं कभी उसे नियरेस्ट अस्पताल में ले जाइए। उस आदमी को ठीक करने का सारा खर्चा दिल्ली सरकार देती है। फरिश्ते स्कीम कहते हैं हम इसे। मैं एक आपको उदाहरण देता हूं। विकास सानी साहब हैं, ईस्ट दिल्ली में रहते हैं। अपने घर से निकले मार्केट के लिए, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। भगवान की कृपा थी कि उधर से अंतुल कोहली जी गुजर रहे थे, उन्होंने उनको उठाया और वो उनको अस्पताल ले गए। उस छोटे अस्पताल ने उनको फोर्टिस में रेफर कर दिया क्योंकि चोट बड़ी गहरी थी। फोर्टिस अस्पताल में उनका 5 लाख रुपए का खर्चा आया। सारा खर्चा दिल्ली सरकार ने दिया। 13,000 से ज्यादा लोगों की जान बचा चुके हैं अभी तक हम। इन 13,000 लोगों के परिवार वालों से पूछिए कि क्या केजरीवाल फ्री की रेवड़ियां बांट रहा है या पुण्य का काम कर रहा है, धर्म का काम कर रहा है। आज दिल्ली के एक एक परिवार को हम फ्री बिजली दे रहे हैं। 200 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं। पंजाब में हमने 300 यूनिट बिजली फ्री देनी चालू की है। ये कहते हैं केजरीवाल फ्री में बिजली क्यों दे रहा है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, तुम्हारे मंत्रियों को कितनी फ्री में बिजली मिलती है? तुम्हारे मंत्रियों को 4-4, 5-5 हजार यूनिट, तुम लोगों को 4-4, 5-5 हजार यूनिट बिजली फ्री मिलती है, तब ठीक है। लेकिन गरीब जनता को अगर मैंने 200 यूनिट 300 यूनिट बिजली फ्री दे दी तो तुम्हें बड़ी तकलीफ होती है। आज दिल्ली के अंदर हमने फ्री में लोगों को योगा कराना चालू किया। 17,000 लोग दिल्ली में, हम उनको फ्री में टीचर भेजते हैं। रोज सुबह हमारे 500 से ज्यादा टीचर फ्री में जगह जगह लोगों को योगा कराने जाते हैं। हमने दिल्ली में सबकी दवाइयाँ सब कुछ फ्री कर दिया, टेस्ट फ्री कर दिए, इलाज फ्री कर दिया। लेकिन हमारा मकसद है कि कोई बीमारी नहीं पड़ना चाहिए। उनको योगा सिखाते हैं हम लोग। 17,000 लोगों को हम योगा सिखा रहे हैं डेली, फ्री में योगा टीचर भेज रहे हैं। बताइए क्या गलत कर रहे हैं? आज मैं दिल्ली में हजारों लोगों को फ्री में यात्रा करा चुका, हजारों बुजुर्गों को, लगभग 45,000 से ज़्यादा बुजुर्ग तीर्थ यात्रा कर चुके हैं। अयोध्या जी गए, हरिद्वार ऋषिकेश गए, मथुरा वृंदावन गए, शिरडी बाबा गए, रामेश्वरम जी गए, पुरी जी गए, पता नहीं कहाँ कहाँ हम लोगों ने उनको फ्री में तीर्थ यात्रा कराई है। तीर्थ यात्रा कराने का तो पुण्य होता है। और ये लोग कह रहे हैं कि ये लोग मुझे गालियां दे रहे हैं, कह रहे हैं केजरीवाल फ्री में रेवड़ी बांट रहा है। तो वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल अपनी सरकार की तरफ से की गई उपलब्धियों का जिक्र कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे। नाम पर सियासत जारी है। महाराष्ट्र के शहर औरंगाबाद और उस्मानाबाद का नाम साबका महाविकास अघाड़ी ने बदलने का ऐलान किया था। अघाड़ी काबीना की आखिरी मीटिंग में लिए गए कई फैसलों में यह फैसला भी शामिल था, लेकिन एकनाथ शिंदे काबीना ने तकनीकी बुनियाद पर इस फैसले पर नजरसानी करने का फैसला किया।
जायजा लेने के बाद एकनाथ काबीना ने औरंगाबाद का नाम संभाजीनगर और उस्मानाबाद का नाम धारशू ही रखा है, लेकिन उन्होंने इसे अक्सरियती हुकूमत का फैसला बताया। उनका जवाब है कि अघाड़ी काबीना ने गवर्नर के अक्सरियत साबित करने के हुक्म के बाद शहरों के नाम बदलने का फैसला किया था, जो तकनीकी एतबार से दुरुस्त नहीं था। और आगे बढ़ेंगे। आंध्र प्रदेश के कौरव मंडल के गुंगोरा टिप्पा में सैलाब में फंसे 13 अफराद को बचा लिया गया। दरअसल किसान अपने जानवरों को वापस लाने के लिए मोटर बोट से गए थे, लेकिन उनकी बोट खराब हो गई। रात में उन्हें बोट पर ही गुजारनी पड़ी। आज सुबह उन्हें निकालने के लिए ऑपरेशन का आगाज हुआ और तकरीबन 3 घंटों की मशक्कत के बाद उन्हें बाहिफाजत निकालने में कामयाबी मिली। इंतजामिया ने लोगों से नदियों और आबी ज़खायर में न जाने की हिदायत दी है। ख्याल रहे कि गोदावरी की सतह आब में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जिससे 6 अजला के सैकड़ों गांव ज़ेर आब आ गए हैं। बारिश ने गुजरात में तबाही मचाई है। आवाम को मुश्किलात का सामना है तो शहरों की सड़कें भी खस्ता हाल हैं। अहमदाबाद शहर की सड़कों पर अभी भी पानी जमा है। सड़कें जगह जगह टूट गई हैं, जिस वजह से आमदरफ्त में परेशानी हो रही है। शहर में बारिश के कारण जो सड़कें हैं वो टूटकर बिखर गई है। ये अहमदाबाद का जो साउथ बोपल इलाका है, जहां पोस्ट इलाका माना जाता है, लेकिन आप देख सकते हैं कि बारिश आने के बाद कैसी स्थिति है अहमदाबाद की जो अलग अलग इलाके की है। ये साउथ बोपल जो इलाका है उसकी ये तस्वीरें देख सकते हैं कि जहां भी बारिश हुई, बारिश के बाद स्थिति क्या है। तो शहर की कई सड़कों पर गड्ढे और बजरी की निकल रही है। दूसरी ओर राज्य और राष्ट्रीय राजमार्ग भी बड़े पैमाने से क्षतिग्रस्त हुए हैं, जिसके कारण आयात को प्रभावित कर रहे हैं और मानसून खत्म होने तक लोगों को मुश्किल का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि यही स्थिति है राज्य की अलग अलग सड़कों को देखने की मिल रही है। यहाँ भी ये इलाका देख सकते हैं कि जहाँ साउथ बोपल से निकलकर लोग हैं अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं, लेकिन ये स्थिति अलग है और दूसरे इलाके से निकलकर बच्चों को स्कूल तक पहुँचाया जाता है। तो ये पूरे अहमदाबाद की अलग अलग शहर की यही अलग अलग जो इलाके की यही तस्वीर है वो सामने निकल के आ रही है, लेकिन बारिश खत्म होने के तक लोगों को मुश्किल पड़ेगी। कैमरामैन प्रकाश देसाई के साथ विभू पटेल, न्यूज 18 अहमदाबाद। कोरोना के मामलों में तेजी दर्ज की जा रही है। गुज़श्ता 3 दिनों से मुल्क में कोरोना के 20,000 से ज्यादा नए मामलों की तस्दीक हो रही है। ताज़ा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 20,044 नए मामलों की तस्दीक हुई है, जबकि इसी अरसे में 56 मरीजों की मौत हुई है। आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 18,301 अफराद शिफायाब हुए हैं। फ़ाल मामले 1,40,000 से तजावज़ कर चुके हैं। मुल्क में कोरोना कारी और मुफ्त बूस्टर मुहिम भी जारी है। मुल्क में अब तक 199,71,61,438 टीके लगाए जा चुके हैं। देश भर में बढ़ते कोविड के मामलों ने सरकार की चिंताएं बढ़ा दी हैं। लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं और पिछले 24 घंटे में 20,000 से ज्यादा नए कोविड के केसेस देखने के लिए मिले हैं। पिछले 3-4 दिनों से लगातार 20,000 से ज्यादा नए मामले सामने देखने के लिए मिल रहे हैं और पूरे भारत की बात करें तो 1,40,000 से ज्यादा नए केस देखने के लिए मिले हैं। इस वक्त हम एक डिस्पेंसरी में खड़े हुए हैं। अगर आप पीछे देखें तो जिस तरीके से लगातार सरकार लोगों को कोविड वैक्सीनेशन के लिए भी अपील कर रही है और इसके साथ साथ 75 दिनों तक जिस तरीके से फ्री बूस्टर अभियान की शुरुआत कल से की गई है, ऐसे में सरकार तो लगातार लोगों से अपील कर रही है, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि बढ़ते मामलों के पीछे कहीं न कहीं लोगों की लापरवाही है, क्योंकि लोगों ने अब सामाजिक दूरी एकदम से भुला दी है, मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, सैनिटाइजेशन नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में चिंता का विषय बढ़ते हुए मामले जो हैं वो बढ़ा रहे हैं। एक्सपर्ट्स का भी कहना है कि अभी भी हमें कोविड-19 के जो नियम हैं उनका पालन करना होगा, मास्क का इस्तेमाल करना होगा, सामाजिक दूरी बनाकर रखना होगा,
हाथों को लगातार साफ करना होगा। और जिस तेजी से मामले बढ़ रहे हैं, हालांकि चिंता का विषय तो जरूर है, लेकिन अस्पतालों में मरीजों की संख्या बेहद कम है, लोग घर पर ही सही हो जा रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बढ़ते मामलों को कम करने के लिए भारत के सभी लोगों को अपनी जिम्मेदारी अभी भी निभानी होगी। कैमरा पर्सन प्रहलाद के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज जालौन में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का इफ्तिताह किया। वो सुबह एक खुसूसी तैयारे से कानपुर हवाई अड्डे पर पहुंचे, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनका इस्तकबाल किया। इसके बाद वो जालौन रवाना हो गए। आपको बताते चलें कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पीएम मोदी के अहम मंसूबों में से एक है, जिसका संग बुनियाद उन्होंने 2 साल कबल रखा था। एक्सप्रेसवे से चित्रकूट से दिल्ली की दूरी करीब करीब 3-4 घंटे कम हुई है, लेकिन इसका लाभ इससे भी कई गुना ज्यादा है। ये एक्सप्रेसवे यहां सिर्फ वाहनों को गति देगा इतना ही नहीं है, बल्कि ये पूरे बुंदेलखंड की औद्योगिक प्रगति को भी गति देने वाला है। इसके दोनों तरफ, इस एक्सप्रेस हाईवे के दोनों तरफ अनेक उद्योग स्थापित होने वाले हैं। यहां भंडारण की सुविधाएं, कोल्ड स्टोरेज की सुविधाएं बनने वाली है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की वजह से इस क्षेत्र में कृषि आधारित उद्योग लगाने बहुत आसान हो जाएंगे। कोरोना के बाद मंकी पॉक्स की वबा अब हिंदुस्तान में दाखिल हो गई। केरल में मंकी पॉक्स की मरीजों की शनाख्त के बाद इस वबा से एहतियात बरतने की अपील की जा रही है। डॉक्टर वली ने एहतियाती तदाबीर अख्तियार करने के लिए आवाम को कुछ मशवरे दिए हैं। सबसे बड़ी ज़रूरत यह है कि हम मंकी पॉक्स को फैलने न दें। जैसे कि पता है केरला में केस आ चुका है और हम लोग पहले से सेंसिटाइज थे। जब यूरोप में, ख़ासतौर से यूके में ये फैल रहा था तो सारी इस पर बातचीत हुई थी और इसके रोकथाम के सब उपायों पर चर्चा हो गई थी। अभी स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बहुत अच्छी गाइडलाइन जारी करी है, जिसमें इस बात पर जोर दिया है कि जो लोग ट्रैवल करके आ रहे हैं वो सिक लोगों के साथ अपना इंटरमिंगल ना हो। अगर घर में ओल्ड पीपल हैं, सिक पीपल हैं, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड लोग हैं, उनके साथ इंटरमिंगल ना हो और डिस्टेंस मेंटेन रखें, कांटेक्ट अवॉइड करें। क्योंकि ये मंकी पॉक्स जो है ये ट्रैवल के ज़रिए से ही आएगा, जब भी आएगा, और आ चुका है। अब इसको तो ये नहीं कहेंगे कि आएगा। तो अब सावधानी की बहुत ज़्यादा नितांत आवश्यकता है। और दूसरा ये है कि कांटेक्ट अवॉइड करें डेड एनिमल से, एनिमल सोर्सेज से उनके पास नहीं जाएं। क्योंकि लक्षणों में आम वायरल फीवर की तरह इसमें बुखार आता है, बॉडी में दर्द होता है और इसके साथ साथ बॉडी में मसल्स में पेन होता है। और इसको पॉक्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें छोटी माता बड़ी माता की तरह दाने निकल आते हैं। कश्मीर में नौजवानों को साइकिलिंग की तरफ राग़िब करने की गर्ज से शिमाली कश्मीर के जिला बारामूला के टंगमर्ग से ताल्लुक़ रखने वाले बैनुल अक़वामी 2 स्कीयर वसीम अहमद और जुनैद अहमद ने एक अच्छी पहल शुरू की है। वो अब साइकिलिंग में भी लोहा बनवा रहे हैं। दोनों स्कीयर्स ने आज टंगमर्ग से गुरेज वादी तक का सफ़र साइकिल से शुरू किया है। मशहूर सियासी कारकुन आदिल नज़ीर खान ने हरी झंडी दिखाकर इन दोनों खिलाड़ियों को रवाना किया। दोनों खिलाड़ियों का कहना है कि गुरेज वैली जाते जाते वो नौजवानों को साइकिलिंग के इस फील्ड की तरफ खुसूसी तौर पर राग़िब करवाएंगे, ताकि इस मैदान में कश्मीर से मजीद नौजवान निकल के आएँ जो मुल्क का नाम रोशन कर सकें। हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस रहेगा टंगमर्ग टू गुरेज। तो स्कीइंग के साथ साथ हमें माइंड में ही आया साइकिलिंग का। इसके जो टंगमर्ग से गुरेज हम करेंगे, जो हम बाय रोड जाएंगे इसमें थोड़ा स्पीड कम रहेगा। जो रास्ते में लोगों के साथ इंटरेक्शन होगा वो अच्छा मिलेगा लोगों के, ताकि मेन मकसद जो है, मेन मोटिव है इस साइकिलिंग का कि यूथ इससे इंस्पायर हो जाए। हमारा ये पहला एक्सपीरियंस है टंगमर्ग से गुरेज तक। तो इंशाल्लाह हम देखेंगे कि रोड्स में हमें क्या क्या मिलता है। तो हम अगर यूथ्स मिलते हैं तो हम उन्हें काउंसलिंग करेंगे कि एडवेंचर की तरफ आए। ज़्यादातर हम स्कीइंग करते हैं, तो आजकल हम साइकिलिंग के साथ भी थोड़ा
कनेक्शन बढ़ा रहे हैं। कश्मीर में अपनी नौयत का पहला हॉकी टर्फ हुकूमत ने पुलवामा में तामीर किया। आलमी सतह के इस हॉकी टर्फ को तकरीबन 5 करोड़ रुपयों की लागत से तामीर किया गया है। जहां हॉकी के शायकीन और आम लोग अब इसके इफ्तिताह के इंतजार में थे, तहम वहां हॉकी टर्फ के साथ मौजूद चाटापुरा इंडस्ट्रियल एस्टेट का ड्रेनेज निज़ाम पूरी तरह नाकारा होने से हॉकी टर्फ को नुकसान पहुंच रहा है। इंडस्ट्रियल एस्टेट का सारा गंदा और ट्रेंचों से निकलने वाला आलूदा पानी हॉकी टर्फ में दाखिल होने से न सिर्फ हॉकी टर्फ को नुकसान पहुंच रहा है बल्कि इससे बदबू भी फैल रही है। हमारे नुमाइंदे बिलाल खान ने हॉकी टर्फ के हालात का जायजा लिया। कश्मीर में हुज्जाज इकराम की वापसी का सिलसिला आज से शुरू हो चुका है। आज श्रीनगर बैनुल-अक़वामी एयरपोर्ट पर हुज्जाज इकराम की पहली परवाज पहुंची। हुज्जाज इकराम का वालहाना इस्तकबाल किया गया। उन्होंने हज मुकम्मल होने पर खुशी का इजहार किया। वतन अजीज़ कश्मीर और कश्मीरी पंडितों की कश्मीर वापसी और कश्मीर में अमन व अमान की बहाली के लिए उन्होंने खुसूसी दुआएं मांगी। उन्होंने इंतजामात को लेकर भी इत्मीनान का इजहार किया, ताहम कुछ हुज्जाज इकराम ने नाराज़गी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि जिस तरह की रकम ली गई थी इस लिहाज से इंतजामात नहीं थे। आपको बता दें कि आज से 2 अगस्त तक हुज्जाज इकराम की परवाज आती रहेंगी। बहुत शुक्रगुजार हूँ जो आम नास की शिकायत हो या कोई किसी फर्द की प्रॉब्लम हो, एक आम इंसान की प्रॉब्लम हो, घर घर आप पहुँचाते हैं। आपके घर वालों को, आपके अहल को और आपको अल्लाह ताला सलामत रखे। आलमी इंसानियत के लिए, आलमी दुनिया के लिए, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, उसके लिए हमने वहाँ दुआ मांगी, उसके लिए वह हमने दुआ मांगी। खुसूसन अपने हिंदुस्तान के लिए, अपने कश्मीर के लिए हमने दुआ मांगी। हमने उनके लिए भी दुआ मांगी जो हमारे पंडित भाई हैं, वो बाहर हैं, हमने उनके लिए वो अपने घर दोबारा वापस लौट आए। सफ़र रहा बिल्कुल अच्छा। कितनी खुशी है आपकी? बहुत खुशी है, बहुत खुशी है, लेकिन इस वक्त गम है, वापस आ गए, बहुत गम है। काम ठीक थे लेकिन जो ये सिपाही जट है इसमें अच्छा इंतजाम नहीं था, इसकी सीटें अच्छी नहीं थी। शुक्र शुक्र रब्बस कुन लाख लाख शुक्र सजामान का जानो कुछ खुशी से फाइनली आई थी कम अंजर सठा सठा बेजा कुनवत वाला खास कर रबा हस्ता कबूलियत बेया साजन बचत करुन सानन हकन हम सायन वैष्णव रिश्तेदार सायन सामदन। कश्मीर में सदियों से आ रही भाईचारगी की मिसाल आज भी श्रीनगर एयरपोर्ट पर देखने को मिली। आज हुज्जाज इकराम के इस्तकबाल के लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाइयों का एक ग्रुप एयरपोर्ट पहुंचा। उन्होंने कश्मीरी रिवायत को बरकरार रखते हुए कश्मीरी जबान में कलाम सुनाए। उनका कहना था कि वो दुनिया भर में ये पैगाम पहुंचाना चाहते हैं कि कश्मीर में सब भाई हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वो इन ताकतों तक ये बात पहुँचाना चाहते हैं कि यहाँ सब ठीक है और हम सब एक हैं। उनका कहना था कि जिस तरह से मुसलमान अमरनाथ यात्रियों का इस्तकबाल करते हैं उसी तरह वो हुज्जाज का भी इस्तकबाल करते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई। मैसेज यही है कि मैं आज सुबह एयरपोर्ट पहुंचा, यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जैसे आप देखते हो और वेलकम कर रहे हैं हाजियों का जो आज पहला जता खाने काब से यहाँ पर पहुँच गया है और इस तहे दिल से हम इस्तकबाल कर रहे हैं इसको। और ये मैसेज देना चाहता हूँ उन ताकतों को जो ताकतें कश्मीर का खराब कर रहे हैं, उन ताकतों को ये मैसेज देना चाहता हूँ। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई पहले भी भाई थे और इंशाल्लाह आज भी भाई है और ये रिवायत जो सदियों से चल रही है वो आज भी कायम है। उन ताकतों को मैं कहना, बाकी हाजियों को मैं वेलकम करता हूँ जो आज आए हैं और उनकी दुआ हम लेते हैं। और जैसे पहले जमाल साहब ने कहा, अमरनाथ यात्रा जब हुई थी तब कश्मीरी मुसलमानों ने, सरदारों ने बहुत उनको तहे दिल से, जोश खोर से उनका तहे दिल से वेलकम किया। और आज हमने हाजी भाइयों के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई चारों फिरके ने वेलकम किया इनको और ये मैसेज देना चाहते हैं भाईचारा आज भी है, इंशाल्लाह भाईचारा आगे भी आएगा। हम ये मैसेज सारे भारत को देना चाहते हैं कि यहाँ अपनी अलग आइडेंटिटी है, अपनी पहचान है भाईचारे की, और ये एक जिसको हम पिरवर कश्मीरी में कहते हैं उसका बोलबाला हमेशा रहेगा और था भी। हम यही चाहते हैं कि कश्मीरी पंडित भाई जो है वो यहाँ आए और वो हमारे साथ रहे
और ये हमारी मैसेज है तमाम भारत को। हम देना चाहते हैं कि अगर भारत को जिंदा रखना है तो फिर इत्तेहाद को नहीं तोड़ना है। जिस दिन इत्तेहाद तोड़ेगा, खुदा न करे भारत उस वक्त मुश्किल में पड़े। मैसेज ये है कि जैसे आप जानते हैं, देश की बात करें या दुनिया की बात करें, आज धर्म के नाम पे पूरे देश और दुनिया में है जो बवाल मचा हुआ है। मुसलमान क्रिश्चियन से लड़ रहा है, क्रिश्चियन हिंदू से, हिंदू सिख से लड़ रहा है। तो पूरी दुनिया को एक मैसेज देना चाहते हैं कि अगर आप देखें कि कश्मीर में किस तरीके से हिंदू, मुसलमान और क्रिश्चियन और सिख किस तरीके से यहाँ रह रहे हैं पीसफुली, ये मैसेज पूरी दुनिया को दे के उनको एक मैसेज। खबरनामे में फिलहाल इतना ही। आदाब।